हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन है ये। आप मेरे साथ जुड़िए और फटाफट अपने क्वेश्चंस को करके देखिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन है आपका। क्वेश्चन वन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेपोरेशन इज इनकरेक्ट। इवेपोरेशन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इवेपोरेशन के लिए करेक्ट नहीं पूछी, इनकरेक्ट पूछी है। तो हमें पता है इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमिना, तो यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, हमें पता है इवेपोरेशन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी है कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है और इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट है आपका from the given VT graph it can be inferred that the object is। तो देखो ये VT ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ टाइम दे रखा है। और ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, किसके पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब भी ग्राफ VT ग्राफ में क्या हो, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो इसका आंसर ए होगा, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा है 450 केल्विन टेम्परेचर मे बी रिटन इन द डिग्री सेल्सियस स्केल। 450 डिग्री टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और क्या आंसर आएगा, तो हमें पता है कि जब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं बेटा, जब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो हम करेंगे 450 केल्विन माइनस, उससे क्या कर रहे हैं, जीरो से। तो 450 से हम 273 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 177 डिग्री सेल्सियस। और जो ये क्वेश्चन में ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 177 बाई मिस्टेक गलती से लिख दिया है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 177। ये क्या हो जाएगा, 177 हो जाएगा। जो ये बाई मिस्टेक है ये हो जाएगा 177 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। जल्दी से हम मैच द फॉलोइंग करके देख लेते हैं। तो जो मैच द फॉलोइंग है वो हमारी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपका मैच द फॉलोइंग में क्या दे रखा है। पहले है सेलुलोज। तो आपको पता है कि सेलुलोज कहाँ होता है, सेलुलोज होता है आपका, सेलुलोज आपको किसके साथ होता है, सेलुलोज होता है प्लांट सेल में। तो सेलुलोज के साथ हम प्लांट सेल जोड़ देंगे, सेलुलोज के साथ प्लांट सेल। सेकंड, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेगा आपको, क्रोमोसोम मिलेगा आपको न्यूक्लियस में। तो क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियस। थर्ड है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। फोर्थ है जीन्स। जीन्स कहाँ मिलेगा आपको, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से 4 cars are A, B, C, D are moving on a level road. The distance versus time graph। ये क्या है, DT ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आर शोन इन द एडजस्टमेंट फिगर। फिगर दे के करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इसमें देखो क्या पूछा है आपसे, ठीक है, कि कौन सी कार जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में ये पूछा ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, शो करनी है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे देखा ए कार इज फास्टर देन डी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि ए जो है उस डी से फास्ट नहीं है, डी ए से फास्ट है, डी का स्लोप ज्यादा ऊंचा है। फिर कार बी इज फास्ट स्लोएस्ट देन डी, तो कार बी स्लोएस्ट, तो कार बी स्लोएस्ट है, ये ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि कार बी का जो स्लोप है वो सबसे कम है। तो कार बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आपको कार बी इज फास्टर देन कार सी, ये भी फॉल्स है। और कार सी स्लोएस्ट, ये भी फॉल्स है। तो स्लोएस्ट कार कौन सी है, कार बी स्लोएस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। तो देख जिसका स्लोप कम होता है, जैसे बी सबसे नीचे है और सबसे ऊपर क्या है सी, तो सी सबसे फास्ट है, सी के बाद डी है, डी के बाद ए है, और सबसे स्लो कार कौन सी है, बी। सबसे स्लो बी है और सबसे फास्ट सी है। तो कैसे देखते हैं हम, स्लोप से जो 90 डिग्री के पास जाती है डिस्टेंस, उससे क्या होता है, वो कार फास्ट होती है जो टाइम एक्सिस के पास होती है,
वो कार हमेशा स्लो होती है, ठीक है। कार, ट्रक, कई तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, some crushed ice is put in the test tube and warmed, the ice melt because its particle। हमने कुछ आइस जो है क्रश आइस, आइस को मतलब चूरा बना दिया और उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है। अब बताओ वो जो आइस मेल्ट होगी तो उसके पार्टिकल का क्या होगा। जब आइस मेल्ट होगी तो उसके पार्टिकल का क्या होगा। जब आइस मेल्ट होगी तो पहले तो काम आइस क्या करेगी, एनर्जी को गेन करेगी। याद रखना, देखो कोई भी ठंडी चीज होती है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो हॉटनेस होती है वो हॉटनेस कहाँ जाती है, हॉटनेस टू कोल्डनेस की तरफ जाती है, गर्म से चीज ठंडी तरफ जाती है। आपने देखा होगा जब हम पानी एक बर्तन में रखते हैं तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, धीरे धीरे ऊपर का पानी गर्म होता है। वैसे भी सी ब्रिज, लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। तो पहले क्या होगा, गेन करेगी हीट एनर्जी और फिर मूव अवे होंगे पार्टिकल ऑफ फिक्स पोजीशन, और जो पार्टिकल जो है फिक्स पोजीशन से मूव हो जाएंगे। ऑप्शन डी। समझ आया। तो कोई भी ठंडी चीज क्या होती है, एनर्जी को गेन करती है, जिससे धीरे धीरे, अगर आपने पानी एक गिलास में ठंडा पानी रखा है थोड़ी देर तक तो उस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। सेम काम यहाँ भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनल विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग द ड्रग्स एंड टॉक्सिक्स। कौन सा हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को। ड्रग्स का मतलब दवाइयां जब हम खाते हैं या टॉक्सिन कोई चीजें खा लेते हैं तो उनको हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प कौन करता है, तो वो करता है स्मूथ ईआर, ठीक है। हमें पता है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के अंदर दो होते हैं, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर क्या करता है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। किससे डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स से और टॉक्सिक से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में देखा द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा। तो याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैन बी जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कोई व्यक्ति ए से घूम के वापस से ए पे आ जाए, कहां से, अगर ए पोजीशन से वो गया है और घूम के ए पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मगर उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के से छोटा भी हो सकता है, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर होगा इक्वल और लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और कैन बी लेस देन टू डिस्टेंस, यानी 1। समझ आ गया। तो इक्वल और लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो जो प्लाज्मोलाइसिस होता है प्लांट सेल में वो किस चीज को डिफाइन करता है, वो श्रिंकनेस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफाइन करता है। किसको करता है, श्रिंकनेस, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसकी श्रिंकनेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन आपका मोशन चैप्टर से है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। हमें जो क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी वो कितनी देर की है, 40 मीटर पर सेकंड। हमें दे रखा है टाइम कितना है, 3 मिनट। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी मीटर पर सेकंड पे और टाइम मिनट में है। तो टाइम को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमारे को क्या पता है, हमें वेलोसिटी पता है, हमें टाइम पता है। तो हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई। और हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हम स्पीड हमें 180 पता है, ठीक है, स्पीड वो तो टाइम हमें पता है 180 सेकंड और स्पीड हमें पता है क्या है 40। ये बात पता है ना। तो 180 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 to 100 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 70 to 100 मीटर, क्योंकि 80 फोजा क्या होता है 70 to 100। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा 70 to 100। पता लग गया कैसे होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आपको अ सेल विल स्वेल अप। सेल कब स्वेल अप होती है, तो जो सेल स्वेल अप होती है, जब सेल स्वेल अप होती है तो उसके पहली बात तो जो सेल स्वेल अप होगी या श्रिंक अप होगी तो जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के अंदर क्या, और अगर हवा में कुछ हो रहा है तो वो होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोसेस का नाम क्या होगा,
ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूछ ले जब भी वाटर प्रोसेस, तो ऑस्मोसिस है। अब पूछा है सेल डेवलप कब होगी, यानी सेल मोटी कब हो जाएगी। तो जो सेल है वो मोटी कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर, यानी सेल के बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल का मीडियम है वो ज्यादा होगा, यानी सेल के बाहर जो पानी ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे कंसंट्रेशन ऑफ सेल, सेल के कंपैरिजन में। तो जब बाहर पानी ज्यादा होगा तो धीरे धीरे सेल के अंदर घुस जाएगा, और जिससे सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर है द सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडेड मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन सेल। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 11 करेंगे। 11 क्वेश्चन है सेक्शन बी का। 11 क्वेश्चन देखेंगे। बोला है अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन कैसे हो रहा है। समझ आया बेटा। तो हमारे को पता है रेडियस 10 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को करते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 जोड़ेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर आ जाएगा। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन 2 होता है ना। तो इसमें 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू 2, तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 22/7। क्लियर है यहाँ तक। डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस देखो आर और एस का डिफरेंस क्या होगा। तो आर कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स। आर किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है, यानी आर कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। और जो एस है ये किससे बनेगा, ये इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। तो आर में राइबोसोम्स होते हैं, एस में राइबोसोम्स नहीं होते। आर और एस दोनों ही ई से मिलकर बने हैं। ये दोनों किसके बने हैं, ई से बना है आर भी और एस भी। आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, एस का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है। तो आर किससे में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और एस में राइबोसोम नहीं होते, पहला डिफरेंस। दूसरा आर लुक्स लाइक एन अनइवन सरफेस। तो रफ है तो उसकी सरफेस भी कैसी होगी, खुरदड़ी होगी, उबड़ खाबड़ सरफेस होगी, यानी अनइवन सरफेस होगी। और जो एस है उसकी लुक्स कैसी है, स्मूथ सरफेस है, उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, क्योंकि वो स्मूथ है उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल में भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में मिलेगा। और सेल वॉल कहाँ होगी, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड फंगल सेल। जो सेल वॉल होती है वो आपको प्लांट और फंगल सेल में मिलेगी, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगी। और जो सेल वॉल है वो प्लांट में और फंगल सेल में मिलेगी। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। और सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है। वो किससे बनेगी, सेल्यूलोज से। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा है ऑब्जर्व द फिगर। एक फिगर दे रखी है आपको, देखो एक ए और बी दोनों फिगर दे रखे हैं, इनको बताना है वाटर H2O के कारण जो है दोनों सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है, ए सेल और बी सेल में वाटर के कारण क्या फर्क पड़ रहा है। तो बोला है व्हाट हैपन टू सेल ए एंड सेल बी। तो सेल ए और सेल बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सेल ए स्वेल हो रही है बिकॉज सेल हैज हाई कंसंट्रेशन। तो जो सेल ए है वो क्या हो रही है, स्वेल हो रही है। देख भी रहे होगे आप फिगर में, वो बड़ी दिखाई दे रही है। सेल ए क्या दिखाई दे रही है, हमें बड़ी दिखाई दे रही है। और सेल बी क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो सेल बी श्रिंक हो रही है क्योंकि उसके अंदर लो कंसंट्रेशन है। जब किसी सेल में लो कंसंट्रेशन होगी तो वो छोटी हो जाएगी, और जब सेल स्वेल होगी तो उसमें हाई कंसंट्रेशन होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सॉल्यूशनों के बताना है कि कौन कौन से हैं। तो जो ए है उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसके कारण वो स्वेल हो रही है, और बी जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसके कारण वो श्रिंक हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपका डिफरेंस बताना। देखिए तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इट इज यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूनिसेलुलर होती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इट इज मल्टीसेलुलर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल हैज वन मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी मेम्ब्रेन होती है,
वन मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल में कितनी मेम्ब्रेन होती है? टू मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल इट इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो है बहुत सेलों से मिलकर बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक से। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में वन मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक में टू मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 16 है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in the opposite direction to motion. If car takes 2 seconds to stop after applying of a brake, calculate the distance it traveled during the time. तो देखो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो कार है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना जब कोई चीज जीरो से स्टार्ट होती है और वेलोसिटी को गेन करती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, मगर कोई ऑब्जेक्ट जो पहले मोशन में है और अब वो स्टॉप होएगा, ब्रेक होएगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ब्रेक लगने पर कार क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो जो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड है वो दे रखा है आपको -6 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं और वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और टाइम कितना दे रखा है इसमें? 2 सेकंड का टाइम दे रखा है, क्योंकि ब्रेक लगने के 2 सेकंड बाद कार स्टॉप हो रही है। आपको निकालना है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, आपको एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? -6 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया था क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई होने के बाद कार स्टॉप हो जाएगी। टाइम कितना है? 2 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब ब्रेक लगेंगे इनिशियल वेलोसिटी u है वो कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी ब्रेक लगने के बाद की वेलोसिटी। हमें पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन लगा के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं। पर हमारे क्वेश्चन में हमें v पता है ना 0 है, तो हमें u निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन में u की जरूरत है ना कि v की। और हमें पता है कि v के फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस at। हम लगा देंगे v इक्वल टू u प्लस at का स्क्वायर। जो ये लगाया आपने, ठीक है, क्या लगाया आपने? जो ये लगाया आपने, तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। तो v की जगह v रखा u प्लस a की जगह क्या कहेंगे? -6, और टाइम क्या है हमारे पास? 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी u की वैल्यू क्या आएगी? 12 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि v इक्वल टू u प्लस ये हो जाएगा -12, और ट्रांसपोर्ट करने पे क्या आ जाएगा? -12, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो +12 आ जाएगा। तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। अब हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में लगा देंगे, वो क्या होता है? ut प्लस हाफ at, u की जगह 12, t की जगह 2 इंटू हाफ -6 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि at स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2। क्लियर हो गया? at स्क्वायर तो 2 इंटू 2। अब करेंगे हम क्या? 12 इंटू 2 क्या हो गया? 24। 2 से 2 को काटेंगे तो बचेगा 2, -6 इंटू 2 क्या होता है? -12। 24 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने u निकाला, और u निकालने का इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा के डिस्टेंस की जो इक्वेशन है s वाली, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at में लगाया, और हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या निकल के आया? 12 मीटर निकल के आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है आपको एक टेबल दी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले हम x के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि x, y या z सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिर हम y के दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंटों को कंपेयर करेंगे और फिर z के। तो हमारे को x के दोनों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या दे रखे हैं? नेगेटिव में दे रखे हैं। और हमें पता है नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, और नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो बात पता ही है ना आपको। तो नेगेटिव के हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट है -183 वो बड़ा है और -219 जो है छोटा है। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखना, जब भी रूम टेम्परेचर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर से बड़ा होगा, रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वो गैस हो जाएगा। तो वो क्या होगा? गैस होगा। तो फर्स्ट वाले में जो रूम टेम्परेचर है वो, जो रूम टेम्परेचर है तो जो फर्स्ट वाला है उसमें देखो तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? -183 है, और जबकि रूम टेम्परेचर कितना दिया है? 30। तो रूम टेम्परेचर तो बॉइलिंग से भी ज्यादा है, तो इसके कारण हम ये बोलेंगे कि ये क्या है? ये गैस होगा। तो ये क्या होगी? गैस होगा। क्यों गैस है? क्योंकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा है। जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? उसके बाद वो गैसेस फॉर्म में बनने लग जाता है ना। तो अगर कहीं का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो, 130 डिग्री हो,
तो वहां पर वो वाटर की स्टेट क्या होगी, वो गैसेस स्टेज होगी। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में दे रखा है आपको मेल्टिंग पॉइंट 119 और बॉइलिंग पॉइंट 445 दे रखा है। तो हमारे को पता है जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो वो क्या चीज हो जाएगी, तब वो चीज बन जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो रूम टेम्परेचर है वो कितना था 30, और हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, देख लो, जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है 30, और मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 119। तो रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी। क्या होगी ये, मेल्टिंग पॉइंट से जो है रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसके कारण ये सॉलिड होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देख लो क्या है, नेक्स्ट में आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट -15 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78, और जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है 30 है, तो वो दोनों के इन बिटवीन आ रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आपका लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या आ रहा है, रूम टेम्परेचर आ रहा है, इसके कारण ये आपका लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्स हमारा गैस हो जाएगा, वाई सॉलिड हो जाएगा, और जेड हमारा लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में डिफरेंस बताना है। देखो क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में, तो डिफरेंस या कह सकते हो मीनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन देखो कहाँ होता है, फ्यूजन सॉलिड में होता है, फ्यूजन कहाँ होगा, सॉलिड में होगा, याद रखना। और जो वेपराइजेशन होगा वो लिक्विड में होगा, ये याद रखना आप। फ्यूजन कहाँ होगा, सॉलिड में, और वेपराइजेशन कहाँ होगा, लिक्विड में। तो पहले द अमाउंट ऑफ हीट चेंज सॉलिड टू लिक्विड, जब जो हीट जो है चेंज करेगी सॉलिड से और लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी विदाउट चेंज टेम्परेचर, पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जब बिना टेम्परेचर के चेंज के हीट सॉलिड से सब्जेक्ट जो भी चीज है सॉलिड उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे विदाउट चेंजिंग अ टेम्परेचर, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड, चेंज इन हीट एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, और जो लेटेंट हीट होती है वो क्या करती है, चेंज करती है मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करा जाता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया था लिक्विड में होता है, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जब कोई चीज लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों जगह ही चेंज नहीं हो रहा, मगर फ्यूजन में क्या हो रहा है, चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर में। और वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, चीज लिक्विड से गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रही है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो वो वेपराइजेशन होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वहां पे चेंज होगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होगा, चेंज इन हीट एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो हीट क्या करेगी, चेंज करेगी बॉइलिंग पॉइंट को, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हीट क्या करेगी, चेंज करेगी आपके मेल्टिंग पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एनिमल सेल एंड लेवल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो आपको एक एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल में आपको ये सारी चीजों को ड्रॉ करना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ एनिमल सेल का जो डायग्राम है वो आपकी बुक में है, मगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। पहला क्वेश्चन है वो लगा है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, किसमें, पावर हाउस ऑफ सेल में। दूसरा पूछा हुआ आपसे सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम्स को। तो सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम्स को। थर्ड है ऑर्गेनल विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। तो प्रोटीन कौन से ऑर्गेनल बनाते हैं, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो राइबोसोम किसको करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज। नेक्स्ट है ऑर्गेनल विच हेल्प ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो कौन से ऑर्गेनल सेल डिवीजन को में हेल्प करते हैं, तो सेंट्रोइल्स। सेंट्रोइल क्या करता है, आपकी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लास्ट है ऑर्गेनल विच हेल्प इन पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड की ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और लिपिड का। तो डायग्राम के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। तो देखो ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है, क्लियर है, ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये आपका लाइसोसोम्स है, यहाँ पे आपका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका गोल्गी अपरेटस है,
और इस तरफ आपका क्या है, ये सेंट्रोइड्स है और ये राइबोसोम्स है। तो एनिमल सेल के अंदर इस तरफ आपके लेफ्ट साइड में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस है, और राइट साइड में आपका लाइसोसोम्स और सेंट्रोइड्स है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी बना हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।